हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्ज़ाम जोन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत पेडागोजी का पोर्शन, जिसे हम शिक्षा शास्त्र के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने कल चर्चा किया था पाठ्यक्रम यानी कैरिकुलम के बारे में। आज हम देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम के क्या प्रकार होते हैं और इन प्रकारों का क्या मतलब है, साथ ही साथ ये शिक्षा की दृष्टि से हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। मुख्यतः या 6 प्रकार के पाए जाते हैं। जो नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं पहले, हिडन कैरिकुलम यानी कि प्रच्छन्न पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या होता है? इसके अंतर्गत अध्यापक को अपने अंदर सभी आदर्श गुणों का विकास करना होता है। तत्पश्चात वो सभी बच्चों को आदर्श गुण आ सकते हैं, अर्थात सिखा सकते हैं। इसका तात्पर्य सिर्फ सिंपल ये है कि पहले एक शिक्षक को अच्छे प्रकार से तैयार होने जाना चाहिए। जब एक शिक्षक अच्छे प्रकार से पढ़ाने के लिए, अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाएगा तो आदर्श गुण के रूप में शिक्षक के अंदर वो विद्यमान गुण होते हैं, इसका वो परिचय करता है और बच्चों के अंदर पहुंचाता है। ठीक, जब हम बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं तो उसके अंतर्गत जो भी हम सोचते हैं, समझते हैं, क्या वो हमारे लिए उचित है, क्या वो बच्चे के लिए उचित है, इसका ध्यान देना जरूरी होता है। इसलिए इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अध्यापक को अपने अंदर सभी आदर्श गुणों का विकास करना होता है। जब एक अध्यापक अपने अंदर स्वयं आदर्श गुणों का विकास कर लेता है तभी वह बच्चों को आदर्श गुण सिखा सकता है। ठीक, जब हम अपने तरीके से देखना प्रारंभ करेंगे, जब हम अपने तरीके से देखना प्रारंभ करेंगे और बच्चों को सिखाने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक अध्यापक को अपने अंदर वो सारे गुण उत्पन्न करने होंगे जो वो बच्चे को दे सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसका क्या तात्पर्य होता है? इसका तात्पर्य यह है कि जो विषय मिलते हैं हम लोगों को, वो सब्जेक्ट जो सेंटर्ड होते हैं, कैरिकुलम, यानी कि हमने मान ली हिंदी की किताब ले ली तो उसके अंदर क्या है, विषय का केंद्र होता है। उस केंद्र के अंदर कुछ पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। इस पाठ्यक्रम में पहले से भी कुछ विषय निश्चित कर दिए जाते हैं। जैसे हमको पढ़ना है, कक्षा 6 का कोई बच्चा है तो उसको निर्धारित रूप से विषय केंद्रित होता है। इतिहास यानी कि सामाजिक विज्ञान अर्थात पर्यावरण के रूप में, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, जो भी पोर्शन है ये विषय के रूप में केंद्रित कर दिया जाता है कि इतने विषयों को बच्चों को पढ़ाना है और वह सभी बच्चों को पढ़ाते हैं। और पाठ्यक्रम जो होता है वो लचीला नहीं होता है, अर्थात एक किताब के अंदर छपे हुए जितने भी चीज़ होते हैं वो बच्चों को पढ़ना कंपलसरी होता है। वो उसको निगलेक्ट नहीं कर सकता है, ना ही अध्यापक उस विषय किताब को परिवर्तित कर सकता है। क्यों करेगा? नहीं कर सकता है। इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि जो भी निर्धारित केंद्र या सेंटर से आई हुई किताबें होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की, सीबीएसई की, आईसीएसई की जो बोर्ड होती है, उन्होंने एक सिलेबस को निर्धारित किया है। अब उन्हीं किताबों को हमको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को पढ़ाना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम होता है वो कम लचीला होता है, अर्थात वो लचीला ही नहीं होता है, उसके अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो पढ़ाने में हमारी जो शैली होती है उसके अंतर्गत हम परिवर्तन कर देते हैं ताकि बच्चे को आसानी से समझाया जा सके। उसके पश्चात हम लोग अगला पॉइंट देख लेते हैं, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। ठीक, इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि बच्चे को केंद्र में रख लेंगे। जब बच्चे को हम केंद्र में रख लेते हैं तो बच्चे के अनुसार हम पाठ्यक्रम को शुरू करते हैं। इस पाठ्यक्रम के में प्रत्येक बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता, योग्यता, आवश्यकता आदि के अनुरूप बनाया जाता है। ठीक, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चा अच्छे तरीके से सीख सके। मान लीजिए कि कोई बच्चा है वो देख के सीखना चाहता है तो उसको हम किसी सामग्री को दिखा देंगे। कोई बच्चा है उसकी आदत सुनने की है, वो अच्छे तरीके से सुन के समझ सकता है तो उसको हम विजुअल यानी सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। ठीक, और करके सीखने के लिए हम देते हैं। यानी कि हम बच्चों को ये कह सकते हैं कि कोई बच्चा अगर कुछ सीखना चाहता है तो वो करके भी सीख सकता है, अर्थात विजुअल रूप में भी देख सकता है, बोल के भी सीख सकता है और क्रिया करके भी सीख सकता है। इसके अंदर लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब क्या है कि हम जो पाठ्यक्रम निर्धारित होती है, बच्चों की रुचि है गेम खेल के सीखने की, तो हम उसको क्रिकेट खिलाना सिखा रहे हैं तो बच्चों को खेलने का यानी करने का हम अवसर देंगे। उसको पहले बताएंगे कि ये इस तरीके से खेला जाता है, उसके बाद बच्चों को हम समझाएंगे, उसको दिखाएंगे किसी दूसरे के माध्यम से कि सामने वाला इस तरीके से बैट पकड़ता है और इस तरीके से वो मारता है, तब गेंद बैट में टच होती है और वो दूर जाती है। तो 4 रन, 2 रन, 1 रन, जिस तरीके से आप लोग एक पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, इस तरीके को बच्चों को हम पहले क्या करेंगे, पहले दिखाएंगे, फिर उसको बताएंगे, उसके बाद उसको करने के लिए प्रेरित करेंगे। जब बच्चा करने के लिए प्रेरित होगा तब हम उसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कहते हैं। ये लचीला होता है, इसके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं।
नंबर 4 देख लेते हैं, अनिवार्य पाठ्यक्रम क्या होता है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत देखेंगे हम लोग अनिवार्य यानी कि कोर करिकुलम क्या होता है। इस पाठ्यक्रम में अधिकतम विषय निर्धारित होते हैं, कुछ एक विषय की छूट होती है। इस विषय का उद्देश्य दैनिक जीवन को चलाने की कुशलता उत्पन्न करता है। अर्थात मान लीजिए कि क्लास 9th में किसी बच्चे को एडमिशन लेना है तो हम क्या करेंगे, अनिवार्य पाठ्यक्रम के रूप में उससे कहेंगे कि या साइंस के रूप में आप पढ़ लीजिए या आर्ट्स के रूप में पढ़ लीजिए। हमने यहाँ बताया कि कुछ विषयों में इसकी छूट होती है, कुछ विषयों में छूट होती है, यानी कि बच्चे की इच्छा के अनुसार भी हम इसको थोड़ा सा परिवर्तित कर सकते हैं। ये कुछ विषय है दिए हुए हैं, इन विषयों में कुछ छूट कर सकते हैं। मतलब किसी को गणित नहीं अच्छी लगती है तो वो कला ले सकता है, किसी को साइंस नहीं अच्छी लगती है तो वो आर्ट्स साइंस से पढ़ सकता है। इस तरीके इसके अंदर जो भी परिवर्तन कर रहे हैं वो हम बच्चों के अनुसार समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ये जो क्रियाएं होती हैं इसी से बच्चे को अच्छे तरीके से शिक्षाओं का ग्रहण कराया सकता है। लेकिन ये अनिवार्य पाठ्यक्रम होता है, ये किसी कक्षा के लिए, किसी स्कूल के लिए या फिर किसी कार्यक्रम के लिए निर्धारित होता है, उसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ विषयों की छूट होती है, उन विषयों को हम ना लेके अन्य विषयों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए इसका अगला देख लेते हैं पॉइंट क्या है। उसके बाद है अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। जो एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल होता है। अब बच्चों को करने के लिए हम देते हैं इस पाठ्यक्रम में बच्चों को अपने हाथों से समस्त कार्य करने होते हैं। अर्थात हम प्रैक्टिकल कराते हैं। बच्चा एक बार करके हम दिखा देंगे तो बच्चा करना सीख जाएगा। जब वो किसी कार्य को बार बार करेगा तो वो अनुभव उत्पन्न हो जाएगा, वो बिना गलती के वो कार्य करने लगेगा। तत्पश्चात हम नंबर 6 देख लेते हैं, शास्त्रीय पाठ्यक्रम, क्लासिकल कैरिकुलम। यह सिद्धांत भारत और यूनान में पाया जाता है। मुख्यतः ये सिद्धांत कहाँ पाया जाता है, भारत और यूनान में पाया जाता है। इसमें पढ़ाए जाने वाले जैसे विषय होते हैं, जैसे ज्योतिष शास्त्र होती है, शास्त्रीय संगीत होता है, शास्त्रीय गायन होता है, शास्त्रीय नृत्य होता है, ये भारत की संस्कृति में देखने को मिलते हैं। ये विषय पाठ्यक्रम जो भी हैं ये अधिकतर ऐसे देशों में पाए जाते हैं जहाँ प्राचीन सभ्यताएं विद्यमान होती हैं। इसके अंतर्गत बच्चों को हम सिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र से हो, चाहे वो शास्त्रीय संगीत से हो, चाहे शास्त्रीय गायन से हो, शास्त्रीय नृत्य से हो। इस प्रकार से बच्चे सीखते हैं। तो मुख्यतः ये 6 प्रकार के पाठ्यक्रम थे जिससे बच्चे अपने अनुभव के माध्यम से, ठीक, बच्चे करके सीख सकते हैं, बच्चे सुनकर सीख सकते हैं। इस प्रकार से सीखने को बच्चे को मिलता है। अब एक पाठ्यक्रम का निर्माण के जो चरण होते हैं वो कैसे होने चाहिए। अगर हम किसी पाठ्यक्रम को बनाते हैं तो क्यों बना रहे हैं, उसके लिए कुछ चरण होते हैं। जैसे कि आवश्यकताओं का निर्धारण करना। जब हम एक आवश्यकता जब किसी चीज़ की होती है, मान लीजिए कि क्लास 6 के बच्चों को हमको पढ़ाना है तो हम उसके लिए पाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं, तो वो पाठ्यक्रम किस आवश्यकता के लिए लागू किया जाएगा, इसका उद्देश्य होना चाहिए। नंबर 2, उद्देश्य का निर्धारण करना। वो पाठ्यक्रम को जो भी हम बना रहे हैं उसका एक उद्देश्य निर्धारण होना चाहिए कि हम इस पाठ्यक्रम को जो भी हम तैयार कर रहे हैं, जो पाठ्यक्रम के चरण तैयार कर रहे हैं, उसका क्या उद्देश्य है, इसका निर्धारण क्यों किया जाना चाहिए। ये सब चीज़ें इसके अंदर समावेशित कर दी जाती हैं। जब वो समावेशित कर देंगे तो एक अच्छे प्रकार का पाठ्यक्रम तैयार हो सकता है। फिर उसके बाद देखते हैं अधिगम अनुभव का निर्धारण करना। क्या हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं उससे बच्चों को अनुभव मिलेगा, क्या वो उससे सीख सकेंगे, इसका भी निर्धारण उसके अंदर होना चाहिए। मान लीजिए कि पर्यावरण में हम क्लास 3 की किसी किताब में पर्यावरण के बारे में जानना चाहते हैं तो बच्चों को बाहर ले जाके घुमाने का प्रयास करते हैं, उसको सिखाते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में है कि क्षेत्र का भ्रमण कराना है। अब क्षेत्र का भ्रमण कराने के लिए हम बच्चों को बाहर ले जाएंगे घुमाने के लिए। जब बच्चा घूमने के लिए जाएगा तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ नया सीख कर आएगा। इसलिए हमने उस चैप्टर को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया है। अर्थात पाठ्यक्रम में हम बच्चों के अधिगम अनुभव का निर्धारण करने के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे। फिर उसके पश्चात मूल्यांकन करना है, किसका, पाठ्यक्रम का। अब संपूर्ण पाठ्यक्रम जब तैयार हो जाता है तो हम इसका मूल्यांकन करेंगे, क्या ये सही पाठ्यक्रम है एक बच्चे के स्तर से, यानी कि 5 साल का बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है। प्रत्येक क्लास में जो पाठ्यक्रम होता है वो अलग अलग श्रेणी का होता है। मान लीजिए कि कक्षा 1 का पाठ्यक्रम दूसरा है, 2 का दूसरा है, 3 का दूसरा है, 4 का दूसरा है। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है वो किस स्तर के बच्चे का है, उसका मानसिक स्तर किस तरीके से विकसित करेगा, ये सारी चीज़ों को इसके अंदर सम्मिलित करके एक पाठ्यक्रम का हम निर्माण करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अधिगम माना होता है सीखना। बच्चा सीखने के न्यूनतम स्तर को कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक, देव समिति के माध्यम से यह बनाया गया था 1990 ईस्वी में। चलिए देख लेते हैं इसका कुछ मुख्य तत्व क्या है। बालक हर विषय से कम इतना सीख जाए जिसे हर बच्चा सीख सकता है।
कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम एक पाठ्यक्रम बना रहे हैं कक्षा 5 के बच्चे के लिए, तो कक्षा 5 तक के बच्चे का जो मानसिक स्तर होता है, विषय इस तरीके से बनाया जाए, इस तरीके से पाठ्यक्रम को तैयार किया जाए कि लगभग हर बच्चा जो 5 साल का है या 6 साल का है, उस स्तर पे जितना सीख सकता है हर बच्चा उतना सीख जाए। ठीक, एक कक्षा में 80% बच्चे कम से कम 80% अधिगम कर लेते हैं। अर्थात एक कक्षा है, मान लीजिए कक्षा 5 है, कक्षा 5 का 80% बच्चे कम से कम पाठ्यक्रम का 80% अधिगम यानी सीख लेते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में 80% वो सीख लेते हैं। जब इस तरीके का पाठ्यक्रम होना चाहिए कि बच्चा 80% तक सीख सके, और कक्षा में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 80 बच्चे ऐसे हों जो पूरे पाठ्यक्रम 100% पाठ्यक्रम का 80% सीख सकें, इस तरीके का पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। बालक उतना जरूर सीखना चाहिए। उसके बाद पॉइंट है, बालक उतना जरूर सीख जाए जितना उसकी उम्र के दूसरे बच्चे सीख जाते हैं। अर्थात ये भी ध्यान देने योग्य बात होनी चाहिए कि अगर हम एक पाठ्यक्रम को बना रहे हैं, अगर किसी पाठ्यक्रम को बना रहे हैं तो उस उम्र की एज के बच्चे के लिए बना रहे हैं। जो मान लीजिए कि सिंपली देख लेते हैं कि कक्षा 8 का एक बच्चा है, कक्षा 8 में प्रवेश लेता है। कक्षा 8 में हमको इतना विषय जरूर उसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए कि उसकी एज का बच्चा, जो उसकी एज का बच्चा, कक्षा 8 का एज का बच्चा, मिनिमम हम मान लेते हैं कि 13 से 14 साल की एज का बच्चा उतना जरूर सीख ले जितना अन्य उम्र के बच्चे, यानी कि 14 या 15 वर्ष की आयु के बच्चे जितना सीख सकते हैं, उतना ही वो बच्चा उस पाठ्यक्रम के माध्यम से सीख जाए। अब हम देख लेते हैं सिंपल तरीके से ये जो हमने बनाया है पाठ्यक्रम के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो मूल्य इसका न्यूनतम स्तर होना चाहिए, अधिकतम का मूल्य स्तर होना चाहिए, जो अधिगम है उसका मूल्य स्तर निर्धारित करेंगे तब हम पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण के चरण हमारे योग्य होने चाहिए। आवश्यकताओं का निर्धारण करना होता है, उद्देश्य का निर्धारण करना होता है, अधिगम अनुभव का निर्धारण करना होता है, मूल्यांकन पाठ्यक्रम का होना चाहिए। ठीक, हमने पढ़ा 6 प्रकार के पाठ्यक्रम। इसमें प्रच्छन्न पाठ्यक्रम अर्थात अध्यापक को खुद अनुभव होना चाहिए, आदर्श गुणों का विकास करना चाहिए, तत्पश्चात बच्चों को सिखाने का कार्य करना चाहिए। दूसरा होना चाहिए विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत बच्चों को विषय केंद्रित होते हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जो पाठ्यक्रम में लचीलापन नहीं रखते हैं, अर्थात विषय के अंदर जो किताबें चल रही हैं उसको हम हटा नहीं सकते हैं, न ही उसको निगलेक्ट कर सकते हैं। कक्षा 5 की हिंदी की किताब में जितना भी विषय है वो हिंदी की उतना ही रहेगा, हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, इसलिए इसे विषय केंद्रित पाठ्यक्रम कहा जाता है। फिर तत्पश्चात आ जाता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इसमें बालकों की रुचि, क्षमता, योग्यता, आवश्यकता आदि के अनुरूप बनाया जाता है। ये जो पाठ्यक्रम होता है वो लचीला होता है। बच्चे को हम क्या करते हैं, बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। बच्चा चाहे सुन के सीखे, चाहे देख के सीखे और चाहे वो करके सीखे। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में हम लचीलापन ला देते हैं। अर्थात हम देख रहे हैं कि अगर हम किसी किताब से पर्यावरण को पढ़ाना प्रयास शुरू करते हैं और हम क्षेत्र भ्रमण के बारे में पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को पहले क्या करेंगे, हम बोल के बताएंगे, दूसरा विजुअल दिखाएंगे, उसके बाद हम कहेंगे कि आप करके देखिए। जब वो करके देखेगा, बाहर घूम के देखेगा, तब वो अच्छे तरीके से सीख सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं अनिवार्य पाठ्यक्रम। अनिवार्य पाठ्यक्रम किसी कक्षा के लिए निर्धारित होता है। जब इस निर्धारित कक्षा के लिए जब कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होगा तो उसमें कुछ विषयों की छूट देते हैं जो बच्चों के लिए लचीलेपन को समझने योग्य होता है। अर्थात किसी बच्चे की रुचि गणित के क्षेत्र में नहीं है तो विज्ञान के क्षेत्र में है, बायो के क्षेत्र में है। इस तरीके से हम उसको अनुभव करते हैं और बच्चों के दैनिक जीवन में चलाने में कुशलता को प्रदान करते हैं। उसके बाद आता है अनुभव केंद्रित। इस पाठ्यक्रम में बच्चों को अपने हाथों के समस्त कार्य को करना होता है। जब एक बच्चा कोई कार्य करके देख लेता है, जब वो देख लेगा तो डेफिनेटली उसका जीवन सफल हो सकता है। उसके बाद शास्त्रीय पाठ्यक्रम होता है। इस सिद्धांत भारत और यूनान में पाया जाता है। इसके अंतर्गत ज्योतिष शास्त्र, शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय गायन और शास्त्रीय नृत्य अर्थात ऐसी परंपराएं या सभ्यताएं जो प्राचीन समय से चली आ रही हैं किसी न किसी माध्यम से, उसमें हम शास्त्रीय पाठ्यक्रम को सम्मिलित करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को पाठ्यक्रम के अंतर्गत तैयार की जाने वाली समस्त चीज़ों का अध्ययन अच्छे तरीके से मिल गया होगा। इसमें आप अनुभव कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि आप क्या सीख रहे हैं और बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जा सकता है। इसी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।